Hello students, welcome back. Today we'll complete chapter 2 of economics. The very next topic is factors of production. अच्छा, factors of production का मतलब क्या होता है? कभी भी कोई भी goods प्रोड्यूस करने के लिए आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है या जो जो चीज़ें आपको प्रोडक्शन में हेल्प करती है उसे हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब वो सारी चीज़ें, वो सारे एलिमेंट्स, वो सारे फैक्टर्स जो सबसे अहम है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका प्रोडक्शन प्रोसेस करने के लिए, उसे हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देयर आर मेन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 4 मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। एक है लैंड, मतलब जमीन जहाँ पे आप अपना बिजनेस कैरी आउट करोगे। लेबर, दैट मीन्स ह्यूमन, जो आपके बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन करने में मदद करेंगे। कैपिटल, जो आप बिजनेस, जो ओनर जो है वो बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल। एंड वेरी फोर्थ इज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब वो होता है जो लैंड, लेबर, कैपिटल को कोऑर्डिनेट करे। ये तीनों चीजों को जो कोऑर्डिनेट करके चलाता है, जो ये तीनों चीजों को एक साथ लेकर चलता है और एक सक्सेसफुल बिजनेस एम्पायर खड़ा करता है, एक सक्सेसफुल बिजनेस सेटअप करता है, उसे हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। ओके, नाउ आपके ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल सबसे बेस्ट तरीके से होना चाहिए। और इकोनॉमिक्स में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर से वो कौन सी चीजें इंक्लूड करता है वो आपको इस टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। I'll read it for you. The introduction part of factors of production. The activity of conversion of raw material and resources into final goods and services which satisfy human wants is called production. I repeat, the activity of conversion of raw material and resources into final goods which satisfy human wants is called production. जो भी एक्टिविटी है, जो कन्वर्शन के लिए एक्टिविटी कैरी आउट की जाती है, जो आप रॉ मटेरियल और रिसोर्सेज को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करते हो ताकि इंसान के वांट्स, ह्यूमन वांट्स सेटिस्फाई कर सको, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन। मतलब जो एक्टिविटी है जो कन्वर्जन की, जिसमें आप रॉ मटेरियल मतलब जो कच्चा माल होता है उसको एक कंज्यूमेबल गुड्स में प्रोड्यूस करते हो या फाइनल गुड्स में प्रोड्यूस करते हो, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन। ठीक है। Now, by converting the nature of resources, their utility increases. Indeed, जब हम हमारे रिसोर्सेज का नेचर चेंज करते हैं तो उनका यूटिलाइजेशन है, उनका जो प्रोडक्टिविटी है, उनका जो यूजेज है वो बढ़ जाता है। Hence, the production can also be called the process which increases the utility of resources. इसीलिए क्योंकि आपके प्रोडक्ट कोई भी चीज़ का, जैसे अगर एक नॉर्मल कोई भी लकड़ा है तो लकड़ा जब तक सिर्फ फॉरेस्ट में पड़ा है तो वो लकड़ा ज़्यादा से ज़्यादा आपको जलाने में काम लग सकता है, लेकिन वो लकड़ी को पॉलिश करके उसका यूजेबल मटेरियल में कन्वर्ट करके उसको फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करके उसका टेबल, चेयर, कबर्ड वगैरह बनाते हैं तो उसकी यूटिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। इसीलिए जब कोई एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आप एक रॉ मटेरियल को फाइनल गुड में कन्वर्ट करते हो तो उसका यूटिलिटी इंक्रीज हो जाता है, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन। इसीलिए प्रोडक्शन प्रोसेस को आप ऐसा भी बोल सकते हो कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप रिसोर्सेज का यूटिलिटी बढ़ा देते हो। ठीक है। Now here, look, here the example, same example is given. For example, when wood is converted into chair which are demanded by the customer for satisfaction of their wants, then utility of wood increase, and this process of conversion is called production. Now, the agents which help in such a process of conversion or production are called factors of production. अब जिनकी वजह से ये प्रोसेस कन्वर्शन किया जा सकता है, जिसकी वजह से आप वो रॉ मटेरियल को कंज्यूमेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में कामयाब होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके। Now, there are 4 factors of production which I have already discussed. ये 4 factors of production होते हैं, which is land, labor, capital and entrepreneur. All these factors are equally important in the process of production. In a system of just distribution of income, the total income generated from various activities is distributed to each factors of production as per their productivity on the contribution in generating that income. जब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जब हम ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से जो भी इनकम जनरेट होता है उसमें वो अलग अलग, जैसे लैंड, जो लैंड है तो आपको लैंड से रेंट मिलता है। ठीक है।
तो वो रेंट अलॉट किया गया है। लेबर को वेजेस, कैपिटल को प्रॉफिट मिलता है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। इस तरीके से जैसे लैंड से रेंट मिलेगा, लेबर से आपको वेजेस मिलेंगे, कैपिटल से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, एंटरप्रेन्योर से आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये जो अलग अलग ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो फैक्टर्स ऑफ इनकम है। ठीक है, रेंट है, वेजेस है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, इन्हें हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ इनकम। हम ये इन्हें जो भी इनकम जनरेट होता है वो एज पर देयर रेशियो और एज पर देयर कंट्रीब्यूशन हम उन्हें अलॉट कर देते हैं। आपको डिटेल में समझ में आएगा जब मैं ये चीजें एक्सप्लेन करूंगी। According to Alfred Marshall, there are two basic categories of factors of production: nature and human beings. Okay, दो important category होती है, एक तो होता है nature और दूसरा होता है human being. Now here comes the land. जैसे हमारे दिमाग में जब जमीन की बात आती है, जब लैंड की बात आती है, तो हमें ऐसा लगता है कि जो जमीन हमारे पास है, that is land. Okay. Now here in economics, land is given a specific डेफिनेशन, जिसमें बताते हैं कि कौन सी चीजें जो है वो लैंड में इंक्लूड होती है। ठीक है, लेट्स रीड एंड अंडरस्टैंड। लैंड में मीन द सरफेस ऑफ अर्थ लिवेबल फॉर मैनकाइंड। आई रिपीट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट, उसे प्लीज ब्रैकेट में डाल दो और वहां पे पॉइंट 1 लिख दो, मतलब सिर्फ 1 नंबर लगा दो ताकि आपको लर्न करने में आसानी हो जाए। सबसे पहले लैंड का मतलब इसमें क्या है, इकोनॉमिक्स सॉरी जनरल अंडरस्टैंडिंग में लैंड का मतलब क्या होता है कि जो भी जहाँ पे भी इंसान जिंदगी एग्जिस्ट कर सकती है, जहाँ पे जिंदगी हो सकती है, उसे हम लैंड बोलते हैं। दिस इज इन जनरल। ओके, आपका जनरल मीनिंग ये रहता है कि जहाँ जहाँ जिंदगी अवेलेबल है, यहाँ पे जहाँ पे जिंदगी एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे हम जी सकते हैं, उसे हम बोलते हैं लैंड इन जनरल अंडरस्टैंडिंग। ये पॉइंट 1। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द पैराग्राफ गोज कि इकोनॉमिक्स में उसका क्या मतलब होता है, तो वहां से द कंसेप्ट से ब्रैकेट डाल दो और इंक्लूसिव पे क्लोज कर दो ब्रैकेट और वहां पर डाल दो पॉइंट 2। ठीक है, तो पॉइंट 1 आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग देता है, मतलब नॉर्मल इंसान के लिए वो क्या है। एज अ ले पर्सन के लिए लैंड का मतलब वो होता है कि जहाँ पे भी लाइफ एग्जिस्ट करती है वो हो जाता है लैंड। अब इकोनॉमिक्स में उसका मतलब होता है कि is more inclusive. How? Now, in economics, the concept of land is more inclusive. Now, how it is more inclusive? Give the bracket according to Marshall say, all natural assets which help in production or economic activities constitute land. लैंड पर क्लोज कर दो, पॉइंट 3 डाल दो यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जितनी भी नेचुरल असेट्स है जिसके ऊपर प्रोडक्शन हो सकता है या जिसके ऊपर इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरी आउट हो सकती है, वो लैंड। इकोनॉमिक्स में मार्शल के मुताबिक लैंड वो चीज है जहाँ पे प्रोडक्शन हो सकता है और जहाँ पे आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरी आउट कर सकते हो, मतलब जो जो जगह पे आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरी आउट कर सकते हो और जहाँ जहाँ प्रोडक्शन पॉसिबल है, वो सारी चीजें जो है उसे कंसीडर किया जाता है लैंड। ये बात क्लियर हो गई कि जनरल में लैंड का मतलब ये होता है कि जहाँ जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है दैट इज लैंड। और इकोनॉमिक्स में उसका मतलब ये होता है कि वो सारी जगह जहाँ पे प्रोडक्शन पॉसिबल है और जहाँ पे आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरी आउट कर सकते हो, दैट इज लैंड। Okay, now the next point goes over here. Use the bracket that is to constitute land. That is climate of particular part of earth. किसी किसी एरिया का क्लाइमेट आपका बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है, वाटर रिसोर्सेज मोर देन एनफ है, फर्टिलिटी अच्छी है, मिनरल रिसोर्सेज, ऑल ऑफ दिस आर कंस्टिट्यूट ऑफ लैंड्स। अब कंस्टिट्यूट ऑफ लैंड्स में सबसे पहले क्या आता है, क्लाइमेट। मतलब देखो ऊपर से शुरू करो तो क्लाइमेट, फिर पानी मतलब वाटर, वाटर के बाद जो जमीन होती है वो फर्टिलिटी, फर्टिलिटी जमीन के अंदर क्या होता है, मिनरल्स। तो ये सारी चीजें कंस्टिट्यूट ऑफ लैंड है। देखो ऊपर से शुरू होता है क्लाइमेट, क्लाइमेट से वाटर, वाटर से फर्टिलिटी, फर्टिलिटी से रिसोर्सेस। ओके, तो किस तरीके से हमने समझा लैंड में सबसे पहला पॉइंट क्या है, हम ये याद रखना है कि पहले तो जनरल मीनिंग ऑफ लैंड क्या होता है। तो जनरल मीनिंग ऑफ लैंड ये होता है कि जहां जहां जिंदगी एग्जिस्ट करती है वो लैंड।
लैंड का मीनिंग ज्यादा इंक्लूसिव है, जिसमें मार्शल ये समझाते हैं कि वो सारे नेचुरल एसेट्स जहाँ पे प्रोडक्शन पॉसिबल है और जहाँ पे आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरी आउट कर सकते हो वो लैंड है। अब इसका मतलब क्या, कंस्टिट्यूट्स ऑफ लैंड क्या है, तो क्लाइमेट, क्लाइमेट से वाटर, वाटर से फर्टिलिटी और फर्टिलिटी से मिनरल रिसोर्सेस, ये सारी चीजें जो है वो लैंड बनाती है। ओके, आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल, ये लर्न अभी ही हो जाना चाहिए। Now, hence, land can be said to have the following characteristics. अब उसकी characteristics क्या है? Land is a gift of nature and it is not man-made. जाहिर बात है कि वो हमें नेचर की तरफ से गिफ्ट है, ठीक है, और क्योंकि नेचर की तरफ से गिफ्ट है तो वो नेचुरल रिसोर्सेस है और वो मैन मेड है नहीं। सेकेंड, द टोटल सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स। हाँ, आप इंक्रीज नहीं कर सकते लैंड, जब वो मैनमेड है ही नहीं, जब वो नेचर की तरफ से गॉड गिफ्ट है हमें, तो आप उसे बढ़ा ही सकते हो, इट इज फिक्स्ड। लैंड इज जोग्राफिकली इमोबाइल। इमोबाइल मतलब जो मूव नहीं कर सकता, मोबाइल मीन्स विच इज मूवेबल, आई रिपीट, मोबाइल मीन्स विच इज मूवेबल। मोबाइल से आपके सेल फोन का मतलब नहीं है, मोबाइल का मतलब होता है विच इज मूवेबल, तो लैंड इज जोग्राफिकली इमूवेबल। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। जैसे सपोज करो कि आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पे बहुत अच्छा गार्डन है, अब आपने नया घर लिया, तो क्या आप वो गार्डन उठा के, वो पूरा लैंड उठा के, वो जो गार्डन जितना एरिया है वो उठा के नए घर में लेकर जा सकते हो? क्या आप उतनी जमीन उठा सकते हो? क्या आप उतना हिस्सा उठा सकते हो? नहीं, इट इज नॉट मूवेबल, तो लैंड इज जोग्राफिकली इमूवेबल, दैट इज इट कैन नॉट मूव। फर्स्ट पॉइंट नेचर्स गिफ्ट, और क्योंकि वो नेचर गिफ्ट है इसलिए वो फिक्स्ड है, और वो फिक्स्ड है इसलिए वो इमोबाइल है। ऑल टाइप्स ऑफ लैंड्स आर डिफरेंट इन फर्टिलिटी, क्लाइमेटिक कंडीशन एंड सो ऑन। सारे लैंड की फर्टिलिटी, क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग होती है, इसीलिए तो हर जगह एग्रीकल्चर अलग अलग तरीके से होता है। जिस जिस तरीके का एग्रीकल्चर गुजरात की मिट्टी में होता है, उस तरीके का एग्रीकल्चर आसाम में नहीं होता, और जो आसाम में होता है, जिस तरीके से चाय वगैरह आसाम में उगती है, वैसे इंडिया में नहीं उगती। समझ में आया? Now the last point for the day, for the topic is, इतनी जल्दी थोड़ी ना खत्म होगा chapter. So the last point for the topic is the remuneration of land as a factor of production is called rent. जो भी remuneration मतलब you can say उसके against जो income generate होता है, वो factor of production में से, मतलब land factor of production में से जो income generate होता है वो है rent. Okay, I hope it is very much clear to you all. I'll repeat all the 5 points for you all. सबसे पहला वो नेचर का गिफ्ट है, क्योंकि वो नेचर का गिफ्ट है आप उसको बढ़ा नहीं सकते हो, इट इज फिक्स्ड इन क्वांटिटी। और फिर इट इज इमोबाइल, मतलब वो मूव नहीं कर सकता, मूव, MOVE मूव, MOVE मूव, जो आपको दर्द होने पे लगाते हैं वो नहीं, MOVE मूव, उसका मतलब जो मूवमेंट वाला जो मूव होता है वो, इट इज इमोबाइल, दैट इज इट इज इमूवेबल। ओके, something which is not movable is known as immobile. Then all types of land have the different fertility, climatic condition and so on. इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जिस तरीके से कॉटन गुजरात में उगता है, जिस तरीके से आसाम में वो कॉटन नहीं उग सकता, और जिस तरीके की आसाम में टी उगती है वैसे हमारे गुजरात में टी नहीं उगा सकता है। ठीक है, ठीक है, उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन, उसके फर्टिलिटी, जो लैंड के हमारे वहाँ पे गुजरात में प्लेन्स है, वहाँ पे हिली एरिया है। समझ में आया? Now, the remuneration of land as a factor of production is rent. आपको लैंड से क्या मिलता है? तो we get rent. Okay? I hope it is very much clear to you all. Now, the very next factor of production is labor. Labor is one of the most important factor of production as it includes humans. It includes man. Okay, यहाँ पे आपका intellectual work जो है वो count होता है, ठीक है। I'll read it for you. Physical and intellectual work by human in order to earn returns, which is done under the supervision by some authorities for labor. Physical और intellectual, जाहिर सी बात है, as a labor आपके physical efforts तो लगेंगे, but one of the most important thing which humans have particularly, जैसे तो कुछ काम तो ऐसे जो मशीन से भी करवा सकते हैं,
ठीक है। लेकिन ह्यूमंस के पास जो स्पेशल फीचर है वो है इंटेलेक्चुअल वर्क। ठीक है। सो फिजिकल के साथ साथ जो इंटेलेक्चुअल वर्क है जो ह्यूमंस करते हैं ताकि उन्हें उसके अगेंस्ट रिटर्न मिले, और वो किसी ना किसी के सुपरविजन में अंडर होता है, वो सुपरविजन आपकी हायर अथॉरिटी के अंडर में होता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं लेबर। सो फिजिकल और इंटेलेक्चुअल वर्क बाय ह्यूमंस इन ऑर्डर टू अर्न रिटर्न्स। आप क्यों कर रहे हो, आप वो चीज क्यों कर रहे हो, ताकि आपको उसके अगेंस्ट रिटर्न्स मिले। ठीक है। आप किसके अंडर वो कर रहे हो, सुपरविजन। सुपरविजन कौन करेगा, तो कोई ना कोई अथॉरिटी करेगी, उसे हम बोलते हैं लेबर। लेट्स लर्न इट अगेन। कोई भी फिजिकल इंटेलेक्चुअल वर्क जो ह्यूमंस करते हैं, क्यों करते हैं वो ह्यूमंस, ताकि उसके अगेंस्ट वो रिटर्न अर्न कर सके। ठीक है, वो रिटर्न अर्न करेंगे इस और वो एक्टिविटी जो है वो किसी ना किसी के सुपरविजन में होगी, और वो सुपरविजन कौन कर रहा है, तो भाई साहब अथॉरिटी, उसे हम बोलते हैं लेबर। ओके, नाउ लेट्स लर्न द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर। सो लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द लेबरर। जाहिर बात है कि आपकी लेबर मतलब आपका जो काम है वो आप लेबरर से अलग नहीं कर सकते ना। मतलब फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझो कि आपको जमीन खुदवानी है, जमीन डिग करवाना है, तो जमीन वहां पर, अब लेबर को भी वहीं पे होना पड़ेगा जमीन डिग करने के लिए। अब लेबर घर पे बैठा और सोचे कि वहां से बैठे बैठे उसकी जमीन डिग हो जाएगी, तो ये पॉसिबल है नहीं। तो लेबर और लेबरर ये अलग नहीं हो सकते, ये दोनों चीजें अलग नहीं की जा सकती। लेबर कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अ वे लेबर एफर्ट डन बाय लेबरर इज पेरिशेबल। इसका बहुत सिंपल एग्जाम्पल हजाम, व्हेन यू गो इन सलून। अब जब आप सलून में जाते हो तो वहाँ पे जो बार्बर होता है आपका, ठीक है, तो बार्बर नहीं, और बार्बर का कोई बंदा बैठा वो ऐसा बोले कि आप आप घर पहुंचो, मैं आप बाल रख जाओ, मैं आपके बाल कटवा के भेजता हूँ। ये पॉसिबल है, पॉसिबल है नहीं। या तो बार बार जाते वक्त ऐसा बोले कि ये मेरी कैंची है, ये मेरी नाइफ है, सॉरी ये मेरी कैंची और ये मेरी कोम है, जो भी आए तुम बाल काट देना। मैं अब मेरी क्वालिटी जो है बाल काटने की वो तुम्हें दे रहा हूँ, मैं अपनी वो क्वालिटी आपको दे रहा हूँ। तो ये पॉसिबल है नहीं, आप उसको स्टोर करके नहीं रख सकते हो। समझ में आया? लेबर कैन नॉट बी स्टोर्ड, आप कैसे स्टोर करके रखो। The way effect done by laborer is perishable. आप हो, बार्बर है, उसने बाल काट दिया आपके, खत्म। फिर घर जाके आप ऐसा सोचो कि भाई बार्बर वहां से बैठे बैठे हमें थोड़ी बहुत और सेटिंग कर दे, तो ये पॉसिबल है नहीं। तो लेबर कैन नॉट बी स्टोर्ड, सबसे पहले तो लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द लेबर। दूसरा कि जो भी मजदूरी है, जो भी लेबर है, वो आप स्टोर नहीं कर सकते हो। Now, the mobility of labor is influenced by social and economical reason. जैसे immobility, immobile का मतलब होता है not movable, इस तरीके से mobility का मतलब होता है movable। तो जो लेबर की मोबिलिटी होता है, इसका मूवमेंट होता है, वो दो चीजों से इन्फ्लुएंस करता है। एक तो होता है सोशल मतलब सोसाइटी, और इकोनॉमिक रीजंस। ठीक है, जैसे हम हमारे आसपास देखते हैं कि बहुत सारे लोग यूपी, बिहार, महाराष्ट्र से गुजरात आते हैं, तो दो रीजन होते हैं। एक रीजन ऐसा हो सकता है कि शायद उनकी फैमिली वगैरह यहाँ सेटल हो गई हो, तो वो सोसाइटी का रीजन हुआ या सोशल रीजन। इकोनॉमिक रीजन, वहां पे उनको उतना बेहतर पेमेंट नहीं मिल रहा या उतना बेहतर काम नहीं मिल रहा जितना गुजरात में मिल रहा है, तो वो लोग गुजरात में आकर काम करें क्योंकि ज्यादा पैसा मिल रहा है। तो इट इज इकोनॉमिकल रीजन। ओके, सबसे पहला पॉइंट क्या है, लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम लेबरर। दूसरा, लेबर इज पेरिशेबल। Now, the mobility of labor is influenced by two things. Which are those two things? Social and economical. फोर्थ पॉइंट जो है वो है efficiency of every laborer is different. सारे लेबरर की जो एफिशिएंसी है वो अलग अलग होती है। एफिशिएंसी का मतलब होता है उनकी जो कैपेसिटी ऑफ एवरी लेबरर टू परफॉर्म लेबर इज डिफरेंट। लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल। जैसे हो सकता है कि एक मजदूर है, वो 1 घंटे के अंदर पूरा रोड डिग कर सकता है, पूरा रोड डिग कर सकता है। दूसरा मजदूर है, शायद उसको 1 घंटे में वो पूरा रोड डिग ना कर सके,
जबकि जो दूसरा लेबरर है वो सिर्फ हाफ रोड या मोर देन हाफ रोड डिग कर सकता है। या तो फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि एक वर्कर जो है वो 2 आवर्स में 50 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पा रहा है, ठीक है। दूसरा लेबर है जो 2 आवर्स में 80 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि सबकी एफिशिएंसी, सबकी जो लेबर प्रोडक्टिविटी है, सबका जो स्किल्स है या जिनकी कैपेसिटी है वो अलग अलग है, ठीक है। नाउ द सप्लाई ऑफ लेबर डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन। देखो जैसे इंडिया में बहुत ह्यूज पॉपुलेशन है, तो हमारे वहाँ लेबर भी बहुत ज्यादा है, सप्लाई ऑफ लेबर भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। जबकि जो फॉरेन कंट्रीज है जैसे कनाडा, कनाडा में क्यों इतना ज्यादा लोगों का रश है, क्योंकि वहाँ का अपना पॉपुलेशन, उनका खुद का पॉपुलेशन बहुत कम है, जिसकी वजह से उनका जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो बहुत कम है। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। नाउ द रेम्यूनरेशन फॉर लेबर इज कॉल्ड वेजेस। जिस तरीके से लैंड से जो रेम्यूनरेशन मिलता है उसे हम बोलते हैं रेंट, इस तरीके से जो लेबर करने पे जो लेबरर को रेम्यूनरेशन मिलता है उसे हम कहते हैं वेजेस। Okay, I hope it is very much clear to you all. Now we have capital. Capital is one of the most important thing. कैपिटल सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इसीलिए है क्योंकि जितने भी मैनमेड गुड्स है जो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं या कंस्टिट्यूट करते हैं कैपिटल में, वो अलग अलग होता है, ठीक है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम लैंड एंड लेबर एज इट इज प्रोड्यूस्ड, क्योंकि उसे आप प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एक ओनर जो है वो अपना वेल्थ जो होता है, अपना जो पैसा होता है, जो अपनी जो अपनी जमा पूंजी होती है या जो अपनी वेल्थ होती है, उसे कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा है उसे बढ़ाने के लिए, ठीक है। उसे हम बोलते हैं कैपिटल। एंड व्हेन ओनर्स मनी इज इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, दैट इज नोन एज कैपिटल। कैपिटल इज बेसिकली ओनर्स मनी, ओके। So that is capital. Now I'll read it for you. In modern times, capital is considered to be a highly important factor of production. All man-made goods which help in production constitute capital. It is different from labor, land and labor, as it is a produced factor of production. इसे बनाया जाता है. In other words, it is a man-made factor of production. For example, a tractor is produced factor of production which further helps in production of agricultural goods. Yes, of course. जैसे आपका अगर आप ट्रैक्टर खरीदते हो तो ट्रैक्टर आपका कैपिटल हो जाता है, क्योंकि वो ट्रैक्टर से आप प्रोड्यूस कर सकोगे, आप एग्रीकल्चर कर सकोगे, आप क्रॉप्स के फ्लोइंग में मदद कर देगा वो आपको, तो दैट इज कैपिटल। देयर इज डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड वेल्थ, ओके। नाउ जिस वेल्थ को, जो भी वेल्थ आपके पास है, जब आप उस वेल्थ को इन्वेस्ट करते हो तो वो कैपिटल बच जाता है, लेकिन आप वो वेल्थ को अपने पास रखो तो दैट इज नॉट कैपिटल, ओके। There is difference between capital and wealth. Though several times some goods and factors of production as well as wealth. समझ में आया? वो factor of production भी होती है और wealth भी होती है. It is not so always. A good may be capital good as it helps in production. It may not possess all characteristics of wealth. हो सकता है कि एक good जो है वो कैपिटल हो सकता है क्योंकि वो आपको प्रोडक्शन में मदद कर सके, उसके पास वेल्थ की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ना हो, और another good may be wealth but not a factor of production. या तो हो सकता है कि वो आपकी वेल्थ है पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं। बहुत कंफ्यूजिंग, लेट अस ब्रेक इट डाउन। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि कैपिटल अलग है। कैपिटल अलग क्यों है? बोलते ना कि जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है चारों चार इंपॉर्टेंट है, पर चारों चार में कैपिटल वो हटके कैपिटल अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि लैंड और लेबर दोनों नेचुरल है, लेकिन कैपिटल आप प्रोड्यूस कर रहे हो, वो मैन मेड है, ठीक है। अब उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ऐसा बोल रहा है कि कैपिटल और वेल्थ दोनों अलग अलग है। हाँ, कुछ वक्त ऐसा होता है कि कोई चीजें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की तरह भी काम करती है और वेल्थ की तरह भी काम करती है, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की तरह भी काम करे और कैपिटल की भी तरह काम करे, सॉरी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की तरह भी काम करे और वेल्थ की तरह भी काम करे। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब कैपिटल, सो बेसिकली वो आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी है, वो आपकी वेल्थ भी है। लेकिन कुछ बार ऐसा होता है कि जो गुड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन काम कर रहा है वो उसके पास वेल्थ की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ना हो, या तो जो वेल्थ की तरह काम कर रहा है उसके पास सारी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स ना हो। समझ में आ? जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझो कि
आई हैव अ हाउस, आई हैव अ प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी मैंने ऐसी ही रखी है, तो मेरा वेल्थ है। अब मैं उस प्रॉपर्टी में छोटा सा हैंडलूम बिजनेस शुरू कर दूं, तो वो मेरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बन जाता है। समझ में आया? सो मोस्ट ऑफ द थिंग आर डिफरेंट। फिर जब तक एक कैंची, जब तक एक सीजर मेरे घर में पड़ी है, तो वो वेल्थ है। जब मैं उसको बिजनेस में लेकर जा रही हूँ, तो वो कैपिटल है। समझ में आया? और another good may be wealth but not a factor of production. Now here, the characteristics of capital can be stated as: capital is a man-made factor of production. One of the most important, it is man-made. It is most mobile of all factor of production. सबसे ज़्यादा मोबाइल होता है। कैपिटल कहीं पे भी मूव कर सकता है। The increasing demand for capital in present times owing to increasing capital intensive method of production has resulted in increasing scarcity of this factor. बहुत ज़्यादा scarcity हो गई है, क्यों? क्योंकि ज़्यादातर अब लोग capital intensive हो गए। capital intensive मतलब मशीन से काम करवा, अब लेबर इंटेंसिव इतना नहीं चलता कि भाई जैसे पहले क्या होता था कि आपको एक 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 रोड डिग करना है तो कुछ 4-5 मजदूर की जरूरत पड़ती थी, या एक ग्राउंड डिग करना है तो आपको कुछ 8-10 मजदूर की जरूरत पड़ेगी। अब एक क्रेन, सॉरी, एक जो वो जेसीबी होता है, एक जेसीबी मशीन, और उसमें 2 बंदे, एक बंदा है जो डायरेक्शन देगा और दूसरा जो जेसीबी में बैठ के गाने बजाते बजाते मस्त मजे से डिग करता रहेगा। समझ में आया? तो सिर्फ यहाँ पे हम देखो कि जो जेसीबी है वो कैपिटल इंटेंसिव है, ठीक है। तो वो कैपिटल इंटेंसिव ये मेथड्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए उनकी स्कैर्सिटी इंक्रीज हो गई। जिस तरीके से लैंड से आपको रेंट मिलता है और लेबर से आपको वेजेस मिलते हैं, इस तरीके से कैपिटल से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। समझ में आया? जिस तरीके से लैंड से आपको रेंट मिलता है और आपको जिस तरीके से लेबर से वेजेस मिलते हैं, इसी तरह कैपिटल से आपको रेम्यूनरेशन के फॉर्म में इंटरेस्ट मिलेगा। I hope it is very much clear to you. Now, the fourth and one of the most important, क्योंकि ये बाकी तीनों चीजों को कोऑर्डिनेट करके एक सक्सेसफुल बिजनेस एक्टिविटी खड़ी करता है, वो होता है एंटरप्रेन्योर। ओके, एंटरप्रेन्योर इज factor which brings together or coordinates all other factors of production for the production process. That is, for any economic activity, there is difference between management and coordination. Management of work is done by manager who is salaried labor, that is employee of the entrepreneur. Manager और labor दोनों अलग अलग होता है। मैनेजर जो होता है, मैनेजमेंट का जो वर्क होता है वो मैनेजर करता है, जो एंटरप्रेन्योर का सैलराइड पर्सन होता है, मतलब बेसिकली एम्प्लॉय होता है। एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु सेट्स अप द एंटरप्राइज, जो एंटरप्राइज खड़ा करता है, जो बिजनेस खड़ा करता है, उसे हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर इज द risk taker who takes the risk of setting up an activity. He is the risk taker. He took the risk to set up the business. This factor does not get fixed return but tries to generate income by running the economic activity. उन्हें फिक्स इनकम नहीं मिलती। जैसे एक मैनेजर, तो मैनेजर को एवरी मंथ उसका फिक्स रिटर्न मिल जाता होगा, लेकिन एंटरप्रेन्योर को जरूरी नहीं है कि एवरी टाइम उसको फिक्स्ड मिले। कभी बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, कभी कम प्रॉफिट मिल सकता है, या तो कभी कभार हो सकता है कि प्रॉफिट ही जनरेट ना हो। समझ में? शी मे इंकर अ लॉस इफ द एक्टिविटी डज नॉट फंक्शन वेल। ही और शी, एंटरप्रेन्योर कैन बी ही और शी, यहाँ पे शी दिया है, बुक लिखने वाले शायद फेमिनिस्ट होंगे, but he may be the both. Entrepreneur can be he or she both. So she may incur loss if the activity does not function well. मैंने कहा ना कि अगर अच्छे से काम नहीं चला तो लॉस भी हो सकता है। Now what are the characteristics? Decision maker, क्योंकि उन्होंने ही बिजनेस खड़ा किया है। He is the establisher. He or she is the establisher. He or she is the one who had rooted the enterprise. So they are they are the decision maker. Second, they are the risk takers because they took the risk. Third, it possesses a quality of coordination. In the words, entrepreneurship is a quality. Yes, entrepreneurship is something which requires quality. Like we have the qualities of leadership, we have the qualities of communication. Just like that, entrepreneurship is also a quality which a person have.
The remuneration of this factor is called profit. जो भी remuneration own होता है उसे हम बोलते हैं profit. I hope it is very much clear to you all. Okay. Now the section of factors of production here ends up. Now the next session is of trade cycle. Trade cycle. So the very next section we are moving towards is a trade cycle. There are trade when we जैसे एक human life है. We born as an infant. इन्फेंट होने के बाद हम छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होके चाइल्ड बनता है. देन मतलब जब एक बिल्कुल न्यूबॉर्न होता है एट द टाइम वी आर वेरी इन्फेंट. देन वी टर्न टू चाइल्ड. फिर हम धीरे 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 बढ़ते बढ़ते हम टीन एज में जाते हैं. टीन एज से अडल्टहुड में जाते हैं. अडल्टहुड में से ओल्ड एज में जाते हैं. इस तरीके से एक ह्यूमन लाइफ साइकिल रहती है. इस तरीके से बिजनेस का भी एक साइकिल होता है. ठीक है. एक बिजनेस साइकिल होता है जो अलग अलग रहता है. ठीक है. हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो बहुत अलग अलग चेंजेस से गुजरती है. बहुत सारे ऐसी चेंजेस होती है जिससे उसे गुजरना पड़ता है. जैसे एज ह्यूमंस जब हम इन साइकिल से गुजरते हैं कि जब इन्फेंट से चाइल्ड, चाइल्ड से टीनेज, टीनेज से वी टर्न इनटू अडल्ट, अडल्ट से ओल्ड एज. इस दौरान हम बहुत सारे अलग अलग चेंजेस फेस करते हैं. बहुत सारे अलग अलग चेंजेस से गुजरते हैं. इस तरीके से ट्रेड साइकिल भी कुछ चेंजेस से गुजरती है. अब ये 4 तरीके के होते हैं. बेसिकली 4 तरीके के होते हैं. सबसे पहले इरेगुलर चेंजेस, फिर आते हैं सीजनल चेंजेस, फिर लॉन्ग रन रेगुलर ट्रेंड, मतलब लॉन्ग रन में वो रेगुलरली आते हैं. फिर लॉन्ग रन डायनामिक चेंजेस. डायनामिक का मतलब होता है विच इज चेंजेबल, विच इज फ्लेक्सिबल. डायनामिक का मतलब होता है चेंजेबल और फ्लेक्सिबल, विच आर साइक्लिकल इन नेचर. फर्स्ट ऑफ ऑल इरेगुलर चेंजेस. इरेगुलर चेंजेस मतलब जिनका कोई पता नहीं होता, जिनका कुछ कह नहीं सकता, जो हो भी सकते नहीं भी हो सकते, जो एक्सीडेंटल होते हैं नेचर में, जो अचानक आते हैं, बिना बताए आते हैं, और जिनका कोई आना फिक्स नहीं होता. ठीक है. एक्सीडेंटल चेंजेस होते हैं. ओके. उससे हम बोलते हैं इरेगुलर चेंज. कभी कभार ये थोड़े समय के लिए होते हैं या कभी कभार लंबे समय के लिए होते हैं. दैट इज इरेगुलर चेंज. These are accidental change which occur in economic activity, for example, floods, famine, storms, fire, and so on. Such accidents impact an economic activity in short run and sometimes in the long run. जैसे आप अभी एग्जाम्पल ले लो कि कल हमारे भरूच के एपीएमसी मार्केट में, मतलब जो मेन मार्केट है जहाँ पे सब्जियां मिलती है, जो मेन मार्केट है, वहाँ पे आग लग गई. द फायर कॉट. अब क्या ये हर साल आग लगती है वहां पर? नहीं. इट वॉज एन एक्सीडेंट. पर उसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी में रुकावट आई. अब वो शॉर्ट रन भी हो सकती है. डिपेंड करता है ना कि आग किस तरीके की लगी है. छोटी मोटी आग थी या बहुत बड़ी आग थी, तो उसके इफेक्ट शॉर्ट रन रहेंगे या लॉन्ग रन रहेंगे, वो डिपेंड करता है. या फिर हम एग्जाम्पल ले लेते फ्लड्स. जैसे केरला में लास्ट ईयर जिस तरीके के फ्लड्स आए थे, तो क्या इस ईयर भी, लास्ट ईयर केरला में फ्लड आया था, इस ईयर भी केरला में फ्लड आएगा? तो जरूरी तो नहीं है. तो जो फ्लड वगैरह है, ये सब कुछ, ये सारी एक्टिविटीज जैसी है जो एक्सीडेंटल होती है, और इनके जो इफेक्ट्स है वो उसके सिवियरिटी पे डिपेंड करते हैं कि वो कितना सीवियर था. समझ में? Now here, these changes may generally occur and or have their impact in some sectors or some region of an economy only. For example, only in agriculture sector or only in industrial sector. उसका जो इफेक्ट है वो या तो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर को हो सकता है, या तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को हो सकता है, या कभी कभार ऐसा होता है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल दोनों इफेक्ट होते हैं. समझ में? नाउ सीजनल. जैसे सीजनल, उसका नाम क्या है? सीजनल मतलब रेगुलर इकोनॉमिक चेंज आता है. ठीक है. जो रेगुलर चेंज रहता है वो होता है सीजनल. जैसे छाते और रेनकोट.
क्या आपको पूरे 12 के 12 महीने छाता और रेनकोट्स मिलते हैं? नहीं, स्पेसिफिकली रेनी सीजन में आपको वो देखने मिलेंगे। स्पेसिफिकली रेनी सीजन में आपको रेनकोट्स और अम्ब्रेलास देखने मिलते हैं। व्हाई? बिकॉज इट इज सीजनल। क्या आपको पूरे साल पतंग के दौरे मिलते रहते हैं दुकानों पे, या पूरे साल पतंग देखने मिलती है? नहीं, स्पेसिफिकली जब पतंग का फेस्टिवल आने वाला होता है, जब काइट फेस्टिवल आने वाला होता है, तभी आपको वो चीजें देखने मिलेगी, तभी आपको उसके स्टॉल्स और उसके दुकानों में वो चीजें नजर आएगी। So something which works with the season. I'll read it for you. These changes regularly occur in economic activity with the changing season. For instance, demand for certain goods changes by season and accordingly production and employment may change. और उसी के मुताबिक प्रोडक्शन चेंज होगा और एम्प्लॉयमेंट चेंज होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं टिबेटियंस। जो एवरी ईयर विंटर्स में हमारे वहां जो टिबेटियंस आते हैं, तो क्या एवरी ईयर वो टिबेटियंस आते ही रहते हैं, या पूरा 12 के 12 महीने आपको टिबेटियंस आपको देखने मिलते हैं? नहीं, वो टिबेटियंस स्पेसिफिकली विंटर्स में ही आते हैं। आई रिपीट, टिबेटियन स्पेसिफिकली कम्स इन विंटर। अब बाकी के महीने तो उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता ना, उनको एम्प्लॉयमेंट सिर्फ कब मिल रहा है? जब विंटर सीजन चल रहा है। जैसे विंटर सीजन गया, वो भी अपने एरियाज छोड़ के चले जाते हैं। मतलब जहां जहां वो अपने टेंट्स लेकर आते हैं हमारे वहां पे, अपने अपने स्टॉल्स लेके आते हैं, वो स्टॉल्स आपको पूरे 12 महीने देखने नहीं मिलते, वो सिर्फ और सिर्फ आपको विंटर्स में ही देखने मिलते हैं। तो इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट चेंज हो गया। समझ में आया? नाउ लॉन्ग रन रेगुलर चेंज। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो लॉन्ग रन में रेगुलरली आते ही है। समझ में आया? जैसे आपका जो सेल्स है वो पूरे साल सेम नहीं रह सकता, पर इतना स्पेसिफिक रहता है कि 6 मंथ्स में इतना होगा, या फर्स्ट 1 ईयर के बाद इतना होगा, 2 इयर्स के बाद इतना होगा। कि जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया है, तो 1 ईयर में जो मैं प्रॉफिट कमाऊंगी, वो सेम प्रॉफिट आज से 5 साल बाद मैं नहीं कमाऊंगी ना, वो इंक्रीज तो होगा ना। जो मेरे फर्स्ट ईयर में जो प्रॉफिट था और जो मेरे 5th ईयर में जो प्रॉफिट होगा, उसमें जाहिर है कि इंक्रीज होगा। समझ में आया? So that is long run regular trend change. Trend is basically change. Some changes occur in given direction in the form of trend. Trend matlab change. These are directional changes which occur in activity. For example, some regular sales trend. Okay. ना साइक्लिकल चेंज का मतलब क्या होता है? जो हमारी साइकिल होती है, जो हमारी ट्रेड साइकिल होती है, वो ट्रेड साइकिल जब वो इंक्रीज होती है, जब वो अलग अलग स्टेजेस पे होती है, फर्स्ट विल लर्न अबाउट ट्रेड साइकिल एंड देन विल मूव टुवर्ड्स द साइक्लिकल चेंज, सो इट विल बी मोर इजियर टू अंडरस्टैंड। ओके, लेट्स गो टुवर्ड्स ट्रेड साइकिल फर्स्ट। According to Harpler, trade cycle is an interval that embraces alternating period of prosperity. There is good time and depression, that is bad time. जब एक हार्बलर क्या कहते हैं कि ट्रेड साइकिल इंटरवल है, जो आपको बताता है दो अलग अलग पीरियड, एक अच्छा वक्त जिसे हम बोलते हैं प्रोस्पेरिटी, और दूसरा डिप्रेशन जिसे हम बोलते हैं बैड टाइम। तो जो फेजेस होते हैं ये गुड टू बैड के, वो अलग अलग लेवल्स से पहुंचते हैं। ठीक है, अलग अलग इसके अंदर फेजेस आते हैं। अकॉर्डिंग टू हॉट ट्रेड, ट्रेड साइकिल्स आर कंटिन्यूअस फेजेस ऑफ गुड एंड बैड चेंजेस अकरिंग इन द इकोनॉमी। हाँ, इकोनॉमी में कॉन्स्टेंटली अच्छा बुरा वक्त आता रहता है। क्या ट्रेड साइकिल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? डायनामिक चेंजेस इन द इकोनॉमी। डायनामिक चेंज, आपकी इकोनॉमी बहुत डायनामिक है, बहुत चेंजेबल है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। चेंजेस कंटिन्यूअसली आते रहते हैं। अब वो चेंजेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, इसलिए सेकंड पॉइंट सेज दे डिपिक्ट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चेंजेस इन द इकोनॉमी। थर्ड, दे अराइज बिकॉज ऑफ सेवरल फैक्टर्स। कोई एक चीज नहीं पॉसिबल, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है। Fourth, trade cycles have various phases and each phases does not last for a uniform period. ट्रेड साइकिल के अलग अलग फेजेस होते हैं, और अलग अलग फेजेस सेम, मतलब ऐसा नहीं है कि जो पहला फेज है उतना जितना टाइम पहला फेज रहा उतना ही टाइम सेकेंड फेज भी रहेगा, और उतना ही टाइम थर्ड फेज भी रहेगा, फोर्थ फेज भी उतना ही टाइम रहेगा। अगर फर्स्ट फेज 2 मंथ्स रहा है तो सेकेंड फेज को भी 2 ही मंथ रहना पड़ेगा, थर्ड फेज को भी 2 ही मंथ रहना, ऐसा नहीं हो सकता। दे कैन नॉट बी यूनिफॉर्म। Okay, they might have a different time period.
ओके, सबसे पहले डायनामिक हो सकते हैं, वो डायनामिक चेंज पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब ये किस वजह से हो सकते हैं, तो इसका कोई फिक्स फैक्टर्स नहीं है, देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस दिस। एंड द फोर्थ वन इज दैट द ट्रेड साइकिल है वेरियस, और हर फेज जो है वो अलग अलग वक्त के लिए रहता है। जैसे भी हम पेंडेमिक वाला सिचुएशन ले सकते हैं। पेंडेमिक में जो बिजनेसेस थे, जो हमारे बिजनेस थे, उनकी जो साइकिल है, किसी किसी के बिजनेस बहुत बूम वाली सिचुएशन पे थे। बूम मतलब बहुत प्रॉस्पेरिटी, बहुत कुछ अचीव किया उन्होंने। और किसी किसी के जो बिजनेसेस थे वो डिप्रेशन में चल रहे थे, नहीं अच्छे से चले। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ कि जैसे सिनेमा हॉल्स वगैरह है, ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे सिनेमा हॉल्स वगैरह को बंद करने पड़े, शट डाउन करने पड़े। उसका रीजन ये था कि इतना ज़्यादा जो लॉस जो उनको हो रहा था वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि इतने लंबे टाइम के लिए जब उनका बिजनेस बिल्कुल बंद रहा, तो अ, उनके जो बेसिक जो खर्चे थे वो नहीं निकल पा रहे थे। इसकी वजह से उन्हें बंद करना पड़ा, इसकी वजह से उन्होंने काम बंद कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आप जो ग्रोसरी स्टोर्स है उन्होंने बहुत कमाया, इस दौरान उन्होंने सबसे ज्यादा कमाया। या तो फिर ऐसा कहो कि जितना उन्होंने पूरे साल में नहीं कमाया होगा शायद, उतना उन्होंने एक टाइम में कमा लिया, इतने वक्त में कमा लिया, लाइक 2-3 महीनों में कमा लिया। समझ में आया? जैसे विक्टोरिया सीक्रेट जो है वो बैंकरप्ट हो गई कंपनी, ज़ारा ने उसके 1200 स्टोर्स बंद कर दिए। फिर चैनल, हारमेन्स, रोलेक्स, उन सब ने अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया। नाइकी जो है वो स्टेज 2 ऑफ रिडेंडेंसी पे है। एयरबीएनबी जो फाउंडर है वो बोल रहे कि उनकी जो 12 साल के जो एफर्ट्स है वो 6 वीक में खत्म हो गए। फिर स्टारबक्स है, उन्होंने अपने कम से कम 400 स्टोर्स है, 400 स्टोर्स जो है उसका परमानेंट क्लोजर दे दिया है। और भरूच में हम एग्जाम्पल ले तो हमारा जो बिग बाजार है वो जल्द बंद होने वाला है, बिकॉज इट इज सफरिंग फ्रॉम अ सीवियर लॉस। तो ये सारी सिचुएशंस जो है, ये सब एक ऐसा फैक्टर है, जैसे ये जो फैक्टर हमने फेस किया कि भाई पैंडेमिक वाली सिचुएशन थी, उसकी वजह से ये सारी चीजें हुई। समझ में आ रही है? All such can be the reasons. Now, let's study various phases. There are four main phases. First is boom, there is inflation. Second is recession. Third is depression. And fourth is recovery. Boom, recession, depression, and recovery. Now, boom. This is a period when economic activity reaches a maximum growth level. सबसे ज़्यादा पिक पॉइंट पे, मतलब इससे ज़्यादा ग्रोथ हो ही नहीं सकता, एकदम पिक पीरियड है। एकदम अपने बोलते अभी धंधा बहुत पिक पे चल रहा है, बिजनेस इज एट पिक पॉइंट, मतलब इससे ज्यादा ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है, मैक्सिमम ग्रोथ लेवल पे हो, दैट इज बूम। बूम, आप नाम से जाओ ना, इट इज अ बूम, इट इज एट द मैक्सिमम पिक पीरियड। डिमांड हैव पीक्ड एंड सो हैव इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। और इसीलिए क्योंकि उसकी डिमांड इतनी ज्यादा है, मतलब इससे ज्यादा डिमांड तो पॉसिबल ही नहीं, इट इज एट द हाईएस्ट लेवल। तो वहां पे अगर इतनी ज्यादा डिमांड है तो उसके इनकम्स और प्रॉफिट भी उतना ज्यादा होगा। Thus this period is called peak, और इसीलिए इस पीरियड को हम बोलते हैं peak. Remember students, boom is at the maximum growth level. Underline or circle that maximum growth level. Now the next is recession. Recession जो है वो boom के बाद आता है जनरली, जब जो जब इकोनॉमी जो है वो पिक पीरियड पे होती है, तो इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट दोनों हाईएस्ट लेवल पे होते हैं। धीरे धीरे उसकी डिमांड कम होती जाती है और उसे हम बोलते हैं रिसेशन। जब वो हाईएस्ट पिक लेवल से धीरे धीरे उसकी डिमांड, हर चीज का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे स्लो डाउन होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है, उसे आप बोलते हैं रिसेशन। This period follows the period of boom, when economic activity peaks in a given period and investment and employment have reached the highest possible level. A slowdown occurs, demand slows down. धीरे धीरे डिमांड कम होती है, इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट फॉलोज। डिमांड जैसे जैसे देखो बूम पीरियड में कैसे आ रहा है, जब आपका डिमांड बढ़ रहा है तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इसी तरीके से जैसे जैसे डिमांड स्लो डाउन होगी वैसे वैसे आपका प्रोडक्शन कम होगा, जैसे जैसे प्रोडक्शन कम होगा वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएंगे। ओके,
नाउ डिप्रेशन मतलब एकदम लो लेवल, जब आप बिल्कुल रिसेशन से नेक्स्ट पीरियड जो आता है वो आता है डिप्रेशन, जहाँ पे मिनिमम लेवल, जहाँ पे आप सब कुछ मतलब जब जो बिजनेस जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, ठीक है, जब आपके बिजनेस की जो आपके जो डिमांड है वो बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से उसकी जो प्राइसेस है वो भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई है, और अब उससे ज़्यादा प्राइसेस रिडक्शन पॉसिबल है नहीं, या इससे कम डिमांड गिरना पॉसिबल है नहीं, तो उसे हम बोलते हैं डिप्रेशन। The slowdown in the recession phase continues to cause a depression. When all activities reach at minimum level under those circumstances, the confidence of buyers, producers and investors in economy is at lowest. जब धीरे 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 कम होता जाता है, तो जो प्रोड्यूसर होते हैं या जो बायर होता है उनका उस प्रोडक्ट को लेकर इंटरेस्ट कम होता जाता है, एकदम कम हो जाता है। इन दिस फेज ऑफ रिसेशन कंज्यूमर स्टार्ट्स एक्सपेक्टिंग फर्दर फॉल इन प्राइस। तो कंज्यूमर क्या सोचता है कि अब इसकी प्राइस गिर जाएगी, रिड्यूस डिमांड इन एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्दर प्राइस फॉल। अब डिमांड नहीं हो रही तो उसकी प्राइस अपने आप ही गिर जाने वाली है, और विद द फॉल इन डिमांड प्रोडक्शन फॉल। अब देखो डिमांड कम हो गई मतलब प्रोडक्शन अपने आप कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम होगा मतलब एम्प्लॉयमेंट खुद ब खुद कम हो जाएगा, जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से होगा, causing further reduction in demand, thus depression in cost. ये साइकिल है स्टूडेंट्स, जितनी ज्यादा डिमांड उतना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा क्योंकि उतना ज्यादा प्रोड्यूस करना, जितनी कम डिमांड होगी उतना कम प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और जितना कम प्रोडक्शन करना पड़ेगा उतना एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। So it's a cycle. Then there comes recovery. When depression lasts for some time, the suppressed demands start emerging. अब रिकवरी, जैसे थोड़े टाइम तक ये भी रहता है, ठीक है, तो जब डिप्रेशन जो है वो थोड़े टाइम के लिए रहता है तो सप्रेस डिमांड शुरू हो जाती है। सप्रेस डिमांड जो होता है, यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट जो है वो कोशिश करेगा क्या ऊपर, तो वो शायद इन्वेस्टमेंट बढ़ा देगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा देगा, कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ जाएंगे लॉन्ग रन में, जिसकी वजह से धीरे धीरे रिकवरी होने लगेगी डिमांड में, एम्प्लॉयमेंट में, इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है जब उसको बूस्टअप करने की कोशिश करता है अलग अलग तरीके से, तो हम उससे बोलते हैं रिकवरी पीरियड। व्हेन धीरे धीरे जब प्रोडक्शन बढ़ने लगता है, डिमांड बढ़ने लगती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है, तो इट इज पीरियड ऑफ रिकवरी। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। आपको बूम पता चला, कभी बूम के बाद रिसेशन आता है, रिसेशन के बाद डिप्रेशन आता है, डिप्रेशन के बाद रिकवरी पीरियड भी आता है। Now this type of cycle occur in all economics and all economic activity in the long run. However, in market-oriented economics, this occur more openly while they may suppressed by the state. जनरली होता है पर स्टेट जो है, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, सप्रेस कर देती है इन स्टेट कंट्रोल इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट अपने रूल्स रेगुलेशन या फिर इंकरेजमेंट लाकर उसे हैंडल कर लेती है। Now we'll go with cyclical change. Dynamic fluctuation arising in economy over its long run growth, leading to rise, that is upward swing, that is boom, in growth of economic activity, and fall, that is depression or recession, are called trade cycle. This rise and fall in economic activity is called cyclical in nature. ये जो rise and fall है मतलब जो boom और depression वाला situation है उसे हम बोलते हैं cyclical in nature. Such changes occur in economic activities and growth process of economic activity also goes through these changes. ये हमारी इकोनॉमिक्स में होता रहता है और इसकी वजह से हर बिजनेस जो है ये फॉलो करता है। The study of dynamic change called trade cycle is very important in economics. So here we come to an end with the chapter. I hope it is very much clear to you all and I was making sense throughout the chapter. Rest, if you have any doubt, of course, we have our live interactive session where we'll discuss about things. Thank you so much, students. Have a very good day. Stay safe and happy.